धान के खेत में इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। कुत्ते, लोमड़ी और गिद्ध उथली कब्रों को खोद खोद कर शवों को बाहर निकाल रहे थे। भिनभिनाती मक्खियां और हवा में सड़ती लाशों की बदबू थी। दूर दूर तक इंसान का कोई अता पता नहीं। मिट्टी और भूसे की झोपड़ियां पूरी तरह जल चुकी थी। ये तस्वीर असम के नेली गांव की थी। 1983 में यहाँ बंदूक, भाले और तीर कमान से लैस भीड़ ने 7 घंटों के अंदर 1800 लोगों को मार डाला। आज तक एक भी शख्स को सजा नहीं हुई। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, मामले की जांच हुई, रिपोर्ट भी बनी, लेकिन आज तक इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। अब असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार 42 साल बाद इस नरसंहार की फाइल खोलने जा रही है। इस रिपोर्ट को नवंबर में होने वाली असेंबली सेशन में पेश किया जाएगा। नेली में दंगा कैसे और क्यों भड़का था, अटल बिहारी वाजपेयी की एक स्पीच को इससे क्यों जोड़ा जाता है और 42 सालों बाद इसकी रिपोर्ट बाहर क्यों आ रही है, जानेंगे इसी वीडियो में। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। इस नरसंहार के पीछे के कारणों को समझने के लिए असम को थोड़ा समझना होगा। पुराने हिंदू ग्रंथ जैसे कि महाभारत और पुराणों में असम का जिक्र मिलता है, लेकिन पहला आधुनिक रिकॉर्ड 1228 का है। उस साल अहोम समुदाय ब्रह्मपुत्र घाटी में आया और बस गया। 1838 तक अहोम असम पर राज करते रहे और फिर अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने ढेर सारे लोगों को बुलाना शुरू किया। चाय बागानों के लिए बिहार, बनारस, छोटा नागपुर से मजदूर लाए गए। जूट की खेती के लिए बंगाल से लोग लाए गए। पहले असम आना जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि यहाँ घने जंगल थे, लेकिन असम बंगाल रेलवे बनने के बाद असम आना जाना सुलभ हो गया। इसलिए 20वीं सदी में तो लोगों का आना जाना और तेज हो गया। यहाँ पर 3 बड़े ग्रुप्स आए। पहले थे चाय मजदूर, जो 1891 से 1921 को बिहार यूपी से आए थे। बंगाली किसान, जो 1921 में 3 लाख थे और ये 1951 में 8 लाख हो गए। और तीसरे नेपाली। 1951 तक इनकी संख्या करीब 57,000 थी। आज़ादी के बाद भी इसमें रुकावट नहीं आई। 1901 से 1951 तक असम में प्रवासियों की आबादी 138% बढ़ी, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा थी। लोकल लोग डरने लगे कि इससे कहीं हम ही अल्पसंख्यक ना हो जाएं। असमिया लोग अपनी पहचान, नौकरी और जमीन खोने के डर से परेशान थे। असम में राष्ट्रपति शासन था और धीरे धीरे तनाव बढ़ता जा रहा था। स्थानीय संगठन और खासकर स्टूडेंट यूनियनों के विरोध प्रदर्शनों ने इसके बाद जोर पकड़ना शुरू किया। 1963 में विदेश मंत्रालय ने कहा कि असम में बाहर से आए गैर कानूनी लोग वोटर लिस्ट में नाम डलवा रहे हैं। अगस्त 1975 में गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी और सीआईडी से यह जांच करने को कहा कि क्या गैर कानूनी विदेशी वोटर लिस्ट में घुसे हैं या फिर नहीं। इसके बाद 1979 में एक घटना हुई जिसने प्रदर्शनों को और भी ज्यादा भड़का दिया। मंगलदोई लोकसभा सीट से एक सांसद की मौत हो गई। ये सांसद हीरालाल पटवारी थे। मौत के बाद इलेक्शन कमीशन ने सांसद की सीट पर उपचुनाव करवाने की घोषणा की। वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। इसी बीच ये इल्जाम लगने लगे कि नई वोटर लिस्ट में गैर कानूनी रूप से रह रहे विदेशियों को जोड़ा गया है। वोटर लिस्ट में 45,000 ऐसे नामों को जोड़ दिया गया था जो गैर कानूनी थे। इस मौत के बाद ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आसू ने आंदोलन शुरू किया। उनकी मांग ये थी कि 1951 के बाद आए सभी लोगों को निकाला जाए, वोटर लिस्ट को साफ किया जाए और बंगालियों का दबदबा खत्म किया जाए। आसू ने जुलाई 1978 में अपनी 16 मांगों की लिस्ट लिखी। लिस्ट में सब विदेशियों को पहचानने और निकालने की मांग कही गई। मांग ये भी थी कि 13 और जिलों की वोटर लिस्ट पब्लिक की जाए। 2 छात्र संगठन आमने सामने थे। इनमें से एक संगठन था असम स्टूडेंट्स यूनियन, जो चुनाव नहीं चाहता था, यानी कि आसू। दूसरा था ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आमसू, जिसे चुनाव से कोई परहेज नहीं था। इस मामले में 27 अगस्त 1979 को असम में एक ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई। सब पार्टियों ने मिलकर तय किया कि जब तक वोटर लिस्ट से विदेशियों का नाम नहीं हटा लिया जाए तब तक असम में कोई चुनाव नहीं होंगे। छात्रों के इस विरोध का नतीजा ये हुआ कि 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में असम की 14 सीटों में से सिर्फ 2 पर ही चुनाव हो पाए। यहीं से असम आंदोलन की असली शुरुआत हुई। सरकार ने आंदोलनकारियों से बात करने की कोशिश की। दिसंबर 1982 तक सरकार और आंदोलनकारियों के बीच 23 बार बातचीत हुई, लेकिन कट ऑफ डेट पर बात फंस गई। आंदोलन वाले चाहते थे कि इसे 1951 किया जाए, जबकि सरकार 1971 चाहती थी। बात न बनने पर इंदिरा गांधी की सरकार ने 1983 में असम में चुनाव की घोषणा कर डाली। 6 जनवरी 1983 को आसू एएजीएसपी लीडर्स दिल्ली से बात करके लौट ही रहे थे, तभी चुनाव की तारीखें आई, जो थी 14, 17 और 20 फरवरी। वहीं 1979 की पुरानी वोटर लिस्ट इस्तेमाल हुई।
ना ही 1951-1971 सुधार हुआ, ना नए युवाओं के नाम लिस्ट में डाले गए। लीडर्स जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने चुनावों का ऐलान किया और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा असम के नैली गांव को। 14 फरवरी वोटिंग का पहला दिन था। आसू के स्थानीय आंदोलनकारियों ने मीटिंग बुलाई। यहां ऐलान कर दिया कि गांव से कोई भी चुनाव में हिस्सा लेगा यानी वोट करेगा तो उसे समाज से निकाल दिया जाएगा और 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। कारवा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 फरवरी 1983 को असम भर के बंगाली मुस्लिम ने यह बात नहीं मानी और वो वोट डालने पहुंच गए। उनके लिए वोटिंग ही नागरिकता साबित करने का एक तरीका था। इसके बाद नौगांव जिले के एक पुलिस स्टेशन के अफसर ने मोरीगांव में तैनात 5वीं बटालियन के कमांडेंट को एक संदेश भेजा। इसमें लिखा गया था, खबर है कि पिछली रात नेली गांव के इर्द गिर्द बसे गांव से तकरीबन 1000 असमिया लोग ढोल बजाते हुए नेली गांव के नजदीक इकट्ठा हो गए हैं। उनके पास धारदार हथियार है। नेली गांव के अल्पसंख्यक भयभीत हैं, किसी भी क्षण उन पर हमला हो सकता है। शांति स्थापित करने के लिए तुरंत कार्रवाई का निवेदन किया जाता है। ये सारी बातें प्रिंट की एक रिपोर्ट में छपी हैं। दैनिक भास्कर की एक और रिपोर्ट के मुताबिक 16 फरवरी को नैली के पास लाहौरी गेट में लालूंग जनजाति के 5 बच्चे मरे हुए मिले। लोकल लोगों का गुस्सा भड़क गया। प्रशासन ने 1000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा और इसके अलावा 22 लोगों पर एनएसए लगाकर उन्हें जेल भेजा गया। अगले दिन 17 फरवरी को उसी इलाके में 3 मुस्लिम बच्चों के शव मिले और उसी दिन नैली और आसपास के मुस्लिमों को वोट डालने से रोका गया। सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया। लोगों को लगा कि अब ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आएगी। तभी आई 18 फरवरी की सुबह। पता चला नैली के पास बसे बोरबोरी गांव में हालात बिगड़ गए हैं। 18 फरवरी 1983 की सुबह के बारे में बोरबोरी गांव के खैरुद्दीन ने कारवां को बताया कि 7 बजे जब मैं उठा तो घर में खामोशी थी। ना पत्नी, ना बच्चे, ना माँ बाप, कोई नहीं था। घबराकर सोचा शायद सब पास की बहन के घर गए होंगे। वहां भी कोई नहीं था। 8 बजे और मैंने देखा कि हजारों लोग तलवारें, दाव, भाले लिए गांव की तरफ बढ़ रहे थे। खैरुद्दीन भागने लगे। पीछे से उनका घर आग की लपटों में घिर गया। भागते भागते रास्ते में उन्हें उनकी बेटी का मृत शरीर पड़ा मिला। लेकिन रुकने का वक्त नहीं था क्योंकि जान बचानी थी। किसी ने सर पर जोर का वार किया और खून बहने लगा। तभी उनके छोटे बेटे को किसी ने काटकर मार डाला। खैरुद्दीन ने बड़े बेटे को गोद में उठाया और कोपिली नदी की तरफ दौड़े। नदी में तैरते हुए बेटा हाथ से छूट गया, लहरों में गायब। सीआरपीएफ ने आखिरकार खैरुद्दीन और उनकी पत्नी को बचाया, लेकिन पुलिस स्टेशन में ही पत्नी की मौत हो गई। एक ही दिन में खैरुद्दीन का परिवार खत्म हो गया। भीड़ ने सबसे पहले बोरबोरी गांव को निशाना बनाया, जिसके बाद ये आसपास के 14 गांव में हुआ। ये गांव 3 छोटी छोटी नदियों कोपिली, किलिंगी और देमल के डेल्टा पर थे, जिनमें नेली भी था। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हेमेंद्र नारायण तब वहीं मौजूद थे। अपनी रिपोर्ट में वो लिखते हैं, पहले उन्होंने डेमल गांव के मुसलमानों के घरों में आग लगाई। पहले सफेद धुआं निकला जो जल्द ही काले धुएं में बदल गया और फिर उस धुएं ने लाल लपटों का रूप ले लिया। कुछ ही मिनटों में सारे घर ढह गए। 18 फरवरी 1983 की सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सिर्फ 7 घंटे में नैली और आसपास के 14 गांवों में करीब 3000 लोग मारे गए। आधिकारिक रिकॉर्ड्स इसे 1800 बताते हैं। इनमें ज्यादातर बंगाली मुस्लिम थे। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हेमेंद्र नारायण ने 19 फरवरी को ही ये लिखा, हम इन विदेशी मियाओं को खत्म कर देंगे। इन्होंने हमें अपनी ही जमीन पर विदेशी बना दिया है। और यही नारा था हमलावर भीड़ का। 18 फरवरी 1983 को शाम ढलते ही सीआरपीएफ की टुकड़ी नेली पहुंची और नरसंहार रुक गया। लोकल पुलिस ने सीआरपीएफ को धोखा देने की पूरी कोशिश की। पुलिस वालों का कहना था कि वो धुआं जो दिख रहा था वो खेत की पराली जलाने से है, घरों से नहीं। नरसंहार के 2 दिन बाद अधिकारियों ने नैली के लोगों के लिए गांव में ही कैंप लगाया। हालत ये थी कि कैंप में लोग मुर्गियां लेकर आ रहे थे क्योंकि उनके पास और कुछ बचा ही नहीं था। फिर 22 फरवरी को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हेलीकॉप्टर और गाड़ी से नैली का दौरा किया। इंदिरा गांधी ने इस नरसंहार के लिए चुनाव विरोधी स्टूडेंट लीडर्स को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन दिल्ली में संसद में विपक्ष ने हंगामा किया, कुछ ने इस्तीफे की मांग की। कुछ जगहों पर 22 फरवरी को भी वोटिंग चल रही थी क्योंकि पहले हिंसा की वजह से ये नहीं हो पाई थी। इंदिरा गांधी ने हेलीकॉप्टर से चावल के खेतों में लाशें देखी, लेकिन अफसरों ने उन्हें जमीन पर उतरकर लाशें देखने नहीं दी। शवों को तालाब और नदियों में फेंक दिया गया था। जब मरने वालों की संख्या पर इंदिरा गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अखबार 1000 तक बता रहे हैं, ये झूठ है, बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है तो वो गुस्से में बोली, क्यों, जिम्मेदार तो आंदोलनकारी हैं। चुनाव पसंद ना आए तो क्या कानून हाथ में ले सकते हैं। 1980 से यहाँ हिंसा हो रही है। असम आंदोलन बांग्लादेश से आए लाखों मुस्लिमों को निकालना चाहता है।
पर क्या असम आंदोलन और उसे लीड करने वाला आसू संगठन इस नरसंहार के लिए पूरी तरह जिम्मेदार था? क्या इसका कोई और पहलू भी है? द हिंदू की मैगजीन फ्रंटलाइन में द डेंजरस गेम नाम का एक आर्टिकल छपा है। इस आर्टिकल के मुताबिक आरएसएस को असम में चल रहा छात्रों का आंदोलन बहुत पसंद आया था, क्योंकि ये बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के चल रहा था। आरएसएस इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन आरएसएस और आसू में कुछ डिफरेंसेस थे। आरएसएस मानता था कि 1951 को अवैध प्रवास का कट ऑफ साल रखा जाए, पर वो हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग देखना चाहते थे। आरएसएस के एक बड़े नेता के.एस. सुदर्शन ने तब कहा था कि हिंदुओं को शरणार्थी मानकर आसपास के राज्यों में बसाना चाहिए, लेकिन मुसलमानों का छिपा मकसद ये है कि वो असम को मुस्लिम बहुल बनाए। ऐसे मुसलमानों को 1951 की जनगणना के आधार पर पकड़कर बांग्लादेश भेज देना चाहिए। दूसरी तरफ आसू के लिए असमिया पहचान का आधार था भाषा, ना कि धर्म। असम में ढेर सारे मुसलमान थे जो असमिया बोलते थे, और आसू में भी मुस्लिम नेता थे। वो चाहते थे कि हाल ही के सभी प्रवासी हिंदू, मुसलमान, बंगाली, नेपाली, बिहारी सबको बाहर निकाला जाए। आरएसएस का हिंदू मुस्लिम वाला रुख असमिया नेताओं को पसंद नहीं था, जो इस मुद्दे पर सावधानी से चल रहे थे। उन्हें डर था कि आरएसएस उनका आंदोलन हाईजैक न कर ले, इसलिए आसू के लोग वीएचपी के जन्माष्टमी जुलूसों में नहीं जाते थे, ना ही उनके फंडरेजर में हिस्सा लेते थे। इंदिरा गांधी ने भी बाद में आरएसएस पर इल्जाम लगाया कि वो इस आंदोलन को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। फिर भी आरएसएस वाले मेहनत करते रहे। बीएमएस यानी भारतीय मजदूर संघ ने चाय बागानों के मजदूरों के लिए भारतीय चाय मजदूर संघ जैसे यूनियन बनाए। हैरानी की बात यह है कि जनता सरकार ने उस समय प्रवास मुद्दे को सीरियसली नहीं लिया। उन्हें नहीं पता था कि ये इतना बड़ा मसला बन जाएगा। जनवरी 1980 में जब जनता पार्टी ने वाजपेयी को असम भेजा, तब उन्हें समझ आया कि असम के लोग इस आंदोलन से कितना जुड़े हुए हैं। वाजपेयी ने असम में एक भाषण भी दिया था। उन्होंने कहा, विदेशी यहाँ आ गए, सरकार कुछ नहीं कर रही, अगर पंजाब में आते तो लोग टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते। ये बात 1996 में लोकसभा में सीपीआई-एम सांसद इंद्रजीत गुप्ता ने वाजपेयी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी कही। वाजपेयी ने इसका खंडन नहीं किया, और उसी भाषण के तुरंत बाद कथित तौर पर नैली में हिंसा भड़की। वाजपेयी असम से दिल्ली लौटे और फिर नैली नरसंहार की निंदा भी की उन्होंने। वाजपेयी अपने पब्लिक स्पीच में लोगों को खुश करने की कोशिश करते थे, लेकिन असम के लीडर्स ने उनकी एक नहीं सुनी। ये उस आर्टिकल के मुताबिक हम आपको जानकारी दे रहे हैं। वाजपेयी उदास रहते थे क्योंकि आंदोलनकारी उनसे मिलने नहीं आते थे। आखिरकार वाजपेयी खुद उनके पास गए और उन्होंने मिन्नत की कि कम से कम हिंदुओं के लिए 1961 को कट ऑफ डेट मान लो। स्थानीय आरएसएस वाले बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उन्होंने ये फॉर्मूला ठुकरा दिया आसू यूनियन ने। प्रेस से बात करते वक्त भी वाजपेयी ने इस मामले पर टाल मटोल की। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपकी पार्टी ने असम आंदोलन को हवा दी, ये कम्युनिस्ट और मुसलमानों के खिलाफ है, तो आपका फायदा हो रहा है, तो वाजपेयी ने तब जवाब दिया कि गलत शुरुआत से सही नतीजा नहीं निकलता। सारी पार्टियां मिलकर भी ऐसा जन आंदोलन नहीं खड़ा कर सकती, और हमारा पुराना स्टैंड है कि घुसपैठियों को रोका जाए, देश से निकाला जाए। विदेशी आकर वोट डालकर हमारे देश का भविष्य तय नहीं कर सकते, लेकिन ये आंदोलन मुस्लिमों या कम्युनिस्टों के खिलाफ नहीं है। वाजपेयी ने इस आंदोलन को सही ठहराया था। इन सारे आरोपों के बाद 14 जुलाई 1983 को असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया ने रिटायर्ड आईएएस टीपी तिवारी की अगुवाई में एक कमीशन बनाया। काम था हिंसा के हालात देखना और ये पता लगाना कि ये नरसंहार किसने किया। 547 पेज की रिपोर्ट बनी, सैकड़ों गवाहों, अफसरों और लोगों के इंटरव्यू थे, लेकिन सालों तक वो फाइलें धूल खाती रहीं। बाद में उसके टुकड़े अखबारों में छपे। कमीशन ने आसू और एएजीएसपी को हिंसा का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन साफ कहा कि यह पूरी तरह सांप्रदायिक नहीं था। रिपोर्ट के एक अंश में लिखा गया था, इन घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देना बिल्कुल गलत है। कहीं असमिया हमलावर थे, पीड़ित बंगाली बोलने वाले हिंदू मुस्लिम दोनों। कहीं मुस्लिम हमलावर थे, असमिया पीड़ित थे। कई जगहों पर तो असमिया आपस में ही भिड़ गए। कुछ इलाकों में मुस्लिमों ने दूसरों के साथ मिलकर अपने ही धर्म वालों पर हमला किया। चौलखोवा में अल्पसंख्यकों का एक हिस्सा घुसपैठियों पर हमला करने में शामिल हो गया। ये बात 2012 में इंडियन एक्सप्रेस में पत्रकार मुजम्मिल जलील ने रिपोर्ट से छापी। पुलिस ने कुल 688 क्रिमिनल केस दर्ज किए। इनमें से 378 को सबूत नहीं कहकर बंद कर दिया गया। बाकी 310 पर चार्जशीट डालने की तैयारी थी। अक्टूबर 1997 में असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंता ने इंडिया टुडे को बताया कि कांग्रेस की उस वक्त की सरकार ने मुआवजा बांट दिया था, बस बात खत्म। उसी साल कांग्रेस ने असम चुनाव में जीत हासिल की। 109 में से 91 सीटें जीत ली। 1985 के असम अकॉर्ड के तहत भारत सरकार ने सारे केस ही खारिज कर दिए। नतीजा ये हुआ कि एक भी आदमी पर मुकदमा नहीं चला। अब ये असम अकॉर्ड क्या था?
1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और आसू लीडर्स के बीच एग्रीमेंट हुआ था और इसका मकसद था कि असम आंदोलन को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। इसके तहत 1966 से पहले आए विदेशियों को भारतीय नागरिक मान लिया गया। 1966 से 71 के बीच आए लोगों के वोटिंग राइट्स को 10 साल के लिए छीन लिया गया। 1971 के बाद आए लोगों को घुसपैठिए मानकर देश से निकालने का वादा किया गया। साथ ही असम की संस्कृति, भाषा, पहचान बचाने के कानूनी इंतजाम भी बनाए गए। बदले में सारे आंदोलन खत्म और पुराने केस माफ कर दिए गए। कुछ सिविल सोसाइटी वालों ने आरटीआई से रिपोर्ट की कॉपी हासिल की, लेकिन 600 पेज का यह दस्तावेज आज भी आम लोगों की नजरों से दूर है। इन सालों में नरसंहार के बचे हुए लोग इकट्ठा हुए, गुवाहाटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां भी डाली। सरकार ने उसी समय 5000 रुपए मुआवजा देकर मामला निपटा दिया था। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरुण शौरी ने 15 मार्च 1983 के इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट लिखी और उन्होंने बताया था, ये एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी, उन्होंने बताया कि पुलिस को 3 दिन पहले से ही पता था कि हमला होने वाला है, यानी उनके पास पूरी जानकारी थी कि हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। जैसे ही हालात खराब हुए, राज्य की मशीनरी पीछे हट गई, मतलब सरकार और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। हमलावर खुलकर घूमते रहे, लोगों को मारते रहे और वहां पर सरकार नाम की चीज मानो गायब हो गई। अरुण शौरी के मुताबिक सुबह से ही हमले की खबरें मिल रही थी, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री दोपहर 3 बजे जाकर पहुंची। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेली नरसंहार की फाइल आज तक उस लोहे की तिजोरी में कैद हो रखी है जहां काली सच्चाइयां दफन होकर भुला दी जाती हैं। फिलहाल असम के असेंबली सेशन में इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इतने सालों बाद इस नरसंहार के गड़े मुर्दों को क्यों खोदा जा रहा है। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे है इरशाद, आप देखते रहिए खबरगांव।